बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर को देखने के लिए आपको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक रखा गया है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। और इस लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 है अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। तो यानी लाइट ईयर को बेसिकली डिफाइन किया गया है यहाँ पर कि लाइट ईयर एक्चुअली वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 ईयर में कवर करेगी। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। हाउ मैनी मीटर्स का मतलब होगा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है इन मीटर्स, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू गिवन है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसका अगर डाटा लिखें, इसमें टाइम दिया हुआ था 1 ईयर। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स, और हर मिनट्स में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो इस तरह ये टाइम आ जाएगा 3.1536 10⁸ सेकेंड्स, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू गिवन है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम 3×10⁸ मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 3.1536 इंटू 10⁷। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेटर पर जो फिगर आएगा वो होगा 9.4608 10⁻15 मीटर। और अगर इसको हम 1 डेसिमल प्लेस अगर राउंड ऑफ कर लें तो तब ये वैल्यू बन जाएगी 9.5 10⁻15 मीटर। लेकिन ये याद रहे कि राउंडेड वैल्यू कम एक्यूरेट होती है ओरिजिनल या एक्चुअल वैल्यू से। तो ये जो राउंड ऑफ करने से पहले वाली वैल्यू है ये ज्यादा एक्यूरेट है, और राउंडेड वैल्यू में डिजिट्स कम होने की वजह से ये वैल्यू जो है कम एक्यूरेट कंसीडर की जाएगी। न्यूमेरिकल 1.2 हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। बी पार्ट है हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर, और सी पार्ट में रिक्वायर्ड है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। तो फर्स्ट ए पार्ट है, हमने सेकेंड्स फाइंड करने हैं इन 1 ईयर। तो टाइम इक्वल टू 1 ईयर, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज, और हर डे में होते हैं 24 आवर्स। तो मल्टीप्लाइड बाई हम करेंगे 24, और मल्टीप्लाइड बाई हर डे में हर आवर में मिनट्स होते हैं 60, और हर मिनट में 60 सेकेंड मल्टीप्लाई किया 60 से। इन दी एंड ये मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू आ गई है 3.1536 10⁻7 सेकेंड। और इसके बाद ये फाइंड करनी थी हमने वैल्यू हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स। तो नैनो सेकेंड में वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्चुअली रिलेशन ये होता है कि 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू है 10⁻⁹ सेकेंड्स। लेकिन यहाँ पर हमने कन्वर्जन इसका रिवर्स करना है। एक्चुअली अब हमने सेकेंड्स को नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए साइड पर मैंने लिखा हुआ है हिंट। तो 1 सेकेंड फिर इक्वल टू आ जाएगा 10⁹ नैनो सेकेंड्स। तो रिलेशन ये था कि 1 नैनो सेकेंड इक्वल होता है 10⁻⁹ सेकेंड। तो इस तरह 1 सेकेंड फिर इक्वल टू आ जाएगा 10⁹ नैनो सेकेंड। तो अब इस वैल्यू को नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है 10⁹, और यह यूनिट बन जाएगा नैनो सेकेंड। तो फिर 1 ईयर इक्वल टू आ जाएगा 3.1536 10⁻16 नैनो सेकेंड। नेक्स्ट फिर हमने फाइंड करना है हाउ मैनी ईयर्स
इन 1 सेकेंड। तो बेसिकली हमने years in 1 सेकेंड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए 3.1536 10⁻7 सेकेंड्स इक्वल होते हैं 1 ईयर। ये हमने पार्ट ए में यही कैलकुलेट किया था। तो अगर हमने 1 सेकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फिर 1 सेकेंड के साथ जो मल्टीपल है 3.1536 ये राइट साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देन 1 सेकेंड फिर इक्वल आ जाएगा 1/3.1536 10⁻7 ईयर्स, और कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 3.17 10⁻−8 ईयर्स। वन पर 3 है the length and width of a rectangular plate are measured to be 15.3 centimeter। तो लेंथ की वैल्यू है L इक्वल्स टू 15.3 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ की वैल्यू है 12.80 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यूज गिवन है। तो विड्थ हम W लिख लेंगे 12.80 सेंटीमीटर। और फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट फाइंड करनी है अप टू करेक्ट नंबर ऑफ फिगर्स। तो एरिया का फार्मूला होता है जिस तरह आप जानते हो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो 15.3 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 12.80। तो कैलकुलेशन में ये आंसर आ जाएगा 195.84 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन अब यहाँ पर अप्रोप्रिएट फिगर के लिए रूल अप्लाई करेंगे कि जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए रूल ये है बाकायदा जो रिजल्ट है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। ये मैंने रूल साइड पर लिख दिया। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द रिजल्ट शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो कैसे रूल अप्लाई होगा, देखिए इस रीडिंग के अंदर ये जो रीडिंग है यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 और विड्थ जो लिखी हुई है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। अब लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 3, इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल हमें आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना पड़ेगा। इस वक्त जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 5 हैं, तो इसलिए पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट्स हैं इनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब हम 4 को डिलीट करेंगे नेक्स्ट डिजिट 8 आएगा और इसके बाद जब 8 को डिलीट किया जाएगा तो नेक्स्ट जो 195 है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स डिलीट करने के बाद वैल्यू बन जाएगी 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बार फिर स्टूडेंट देख ले रूल अप्लाई किया जहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रोसेस में रूल ये है इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द रिजल्ट शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वन 1.4 है एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। मैसेज हैं 2.189 किलोग्राम, फिर है 0.089 किलोग्राम, 11.8 किलोग्राम एंड 5.32 किलोग्राम। सिंपली हम इन मैसेज को अगर ऐड करें तो ये मैसेज है जिनको हमने टोटल मैस फाइंड करना है, यानी इन मैसेज को हमने ऐड करना है। एनी हो ये कैलकुलेटर से जब ये ऐड करोगे तो कैलकुलेटर पर ऐड होने के बाद आंसर आ जाएगा 19.398 किलोग्राम। ठीक हो गया जी। लेकिन अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल अप्लाई किया जाएगा वो ये है, ये मैंने साइड पर रूल भी लिख लिया आपको कंसेप्ट मजीद क्लियर करने के लिए। रूल ये है कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स इररेलेवेंट हो जाते हैं, इसमें जो रिजल्ट आएगा वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आएगा। अब डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, किसी रीडिंग में डेसिमल
फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स दे आर डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट रीडिंग देखिए 2.189 रीडिंग है, इसमें डेसिमल प्लेसेस 3 हैं। फिर 0.089 इसमें डेसिमल प्लेसेस भी 3 हैं, और अगर 0 आ जाती है पॉइंट के बाद तो वो भी डेसिमल प्लेसेस ही में काउंट की जाएगी। 11.8 इसमें डेसिमल प्लेस 1, और फिर 5.32 में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं 2। तो अब देखिए कि इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, इस रीडिंग में है 1, इसलिए आंसर भी हमें 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना पड़ेगा। तो मतलब कि पॉइंट के बाद एक डिजिट को आपने रिटेन करना है, और बाकी वाले जो डिजिट्स हैं इनको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अब देखिए कि 19.398 है रीडिंग। अब जब 8 को हम डिलीट करेंगे, नेक्स्ट जो 39 है वहां पर अब आ जाएगा 40, और उस 40 की फिर हम जब 0 डिलीट करेंगे तो 0 डिलीट करने के बाद नेक्स्ट डिजिट जो 4 होगा उसमें कोई एडिशन नहीं होगी। तो इस तरह करेक्ट नंबर ऑफ फिगर्स में आंसर आ जाएगा 19.4 किलोग्राम अप टू 1 डेसिमल प्लेस। वन 1.5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन and its uncertainty using time period equals to 2 pi square root L over G from the following measurements made during an experiment। और डाटा देखिए, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L इक्वल्स टू है 100 सेंटीमीटर, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, ये टोटल टाइम होगा 40.2 सेकेंड, और फिर ये मेंशन किया गया है कि लेंथ वाज मेजर्ड बाय स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। ये लेंथ मेजर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की वैल्यू है, और टाइम स्टॉप वॉच जो है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेकेंड। अब हम इसको डाटा को लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम L इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आ जाएगा 1 मीटर। फिर लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, वो वैल्यू दी हुई है 1 मिलीमीटर, और मीटर में ये वैल्यू आ जाएगी 0.001 मीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड किया गया है 1000 से, और उसके बाद ये वैल्यू बनी है 0.001 मीटर। और टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन यानी टोटल टाइम की वैल्यू 40.2 सेकेंड्स, और लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड। तो अब फर्दर कैलकुलेशन से पहले हम यहां से टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। टाइम पीरियड T को होगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, 40.2 ओवर 20। सो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है 2.01 सेकेंड। वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपली टाइम पीरियड का फार्मूला यूज किया जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर जी। अब जी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड का जब स्क्वायर किया तो टी स्क्वायर फिर इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर L ओवर जी। अब जी राइट साइड में डिनोमिनेटर में है यानी ओवर की फॉर्म में है, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, और यहां पर जो टी स्क्वायर है ये राइट साइड में ओवर में आ जाएगा। इस तरह जी की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला बन गया है 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 1 मीटर थी ओवर टाइम पीरियड की वैल्यू थी 2.01, इसका स्क्वायर हो गया। तो फर्दर ये वैल्यू आ जाएगी 39.4384 ओवर आ जाएगा 2.01 का जब स्क्वायर करोगे तो 4.0401 डिवाइड करने के बाद ये जी की वैल्यू आ गई है 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने जी की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, लेकिन इस जी की वैल्यू में अनसर्टेनिटी कितनी है,
वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड की जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड लेंथ। तो देखिए लेंथ के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था 0.001 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मेजर्ड है 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड लेंथ आ गई है 0.1%। सिमिलरली परसेंट अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी बाद में फिर हम उसकी परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड निकालनी है। देखिए टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं 20। तो ये टाइम एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी फाइंड करने का रूल है बाकायदा। टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी इक्वल हो जाएगी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो खैर अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है 0.005 सेकेंड्स। अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड। तो 0.005 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड है 2.01 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये फिर इक्वल टू आ गई है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, इसकी वैल्यू आ गई है 0.25% और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ आई थी 0.1 सेकेंड। एक बार फिर मैं रिमाइंड कराऊंगा इस फार्मूले में 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर। देखिए 4 पाई स्क्वायर में तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, L ओवर टी स्क्वायर। यहां पर देखिए एक डिवीजन का प्रोसेस हुआ है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अनसर्टेनिटी फाइंड करने का रूल जो है वो ये होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑफ द वैल्यूज आर एडेड। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। ये हमने लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली है और टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली है। अब टोटल अनसर्टेनिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में फाइंड करने के लिए इक्वल टू आ जाएगी अनसर्टेनिटी एंड जी इक्वल टू आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड लेंथ प्लस करेंगे 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट ये याद रहे कि यहाँ पर 2 टाइम परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड इसलिए की गई है कि अगर किसी नंबर की पावर आ जाए, किसी क्वांटिटी की पावर हो, उसके लिए अनसर्टेनिटी का रूल ये होता है कि मल्टीप्लाई दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। एनी हो ये आ गया 0.1% प्लस 2 इंटू 0.25%। तो 0.1% प्लस आ जाएगा 0.5%। इन दोनों वैल्यूज को अगर ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6%। एक बार फिर मैं रूल रिमाइंड कराना चाहूंगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड और पावर फैक्टर के लिए रूल होता है कि मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। इस तरह फिर टोटल अनसर्टेनिटी जी जो हमने निकाली है वो निकाली है परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड लेंथ प्लस, क्योंकि फार्मूला जो कैलकुलेट किया था हमने जिसमें जी की वैल्यू कैलकुलेट की है उस फार्मूले में टी स्क्वायर आ रहा था, इसलिए फिर टी की जो टोटल अनसर्टेनिटी आएगी वो 2 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। एनी हो ये अनसर्टेनिटी इन जी उसकी वैल्यू आई है 0.6%। अब हम जी की वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके हैं, उसके साथ उसकी अनसर्टेनिटी लिख देंगे। तो जी फिर इक्वल टू आ जाएगा 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद 0.6% अनसर्टेनिटी। एक मेथड तो ये है कि आप आंसर के साथ परसेंटेज में अनसर्टेनिटी मेंशन कर दें। जिस तरह यहां पर लिखा गया है कि 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है और उसमें 0.6% पॉसिबल अनसर्टेनिटी की वैल्यू है।
दूसरा मेथड ये है कि आप 0.6% वो वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में 0.6% अनसर्टेनिटी मौजूद है तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, वो कैसे कैलकुलेट करनी है, ये मैंने साइड पर और आप फर्क में लिख दिया है। एक्चुअली हमें फाइंड करना है 0.6% ऑफ 9.76। तो ये देखिए 0.6% ऑफ 9.76, इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये फिर वैल्यू आ जाएगी 0.6 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट का मतलब है 1/100 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 9.76। तो ये कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू बनेगी 0.06। तो इस तरह हम g की वैल्यू इस तरह भी लिख सकते हैं कि g इक्वल्स टू 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल नंबर है 1.6। What are the dimensions and units of gravitational constant g in the formula F equals to g m1 m2 over r square। ये बड़ा फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लिखा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो फार्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया है ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला सबसे पहले लिख लिया, और अगर g की आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है, यूनिट फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला बना लें। तो इसलिए हम फिर ये करेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो g m1 m2 और ये r स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा f के साथ। तो तब g m1 m2 इक्वल टू आ जाएगा f r स्क्वायर। अब g की वैल्यू के लिए ये जो मल्टीपल है m1 m2 इसको राइट साइड में ले गए, राइट साइड में ये टर्म्स ओवर में आ जाएंगी। फिर g के लिए फार्मूला बन गया f r स्क्वायर ओवर m1 m2। तो एक बार फिर आपको बता दूं कि जिस क्वांटिटी की आपने डायमेंशन या यूनिट्स लिखना है उसके लिए फार्मूला अरेंज कर लें। अब बच्चों इसकी डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ g इक्वल्स टू आ जाएगा डायमेंशंस ऑफ एफ आर स्क्वायर ओवर डायमेंशंस ऑफ m1 m2। ये जो लार्ज ब्रैकेट में लिखी गई हैं ये डायमेंशन की ही सिंबल होती हैं। f फोर्स की डायमेंशन क्या आएंगी, फोर्स की डायमेंशंस होती हैं फोर्स ये देखिए मैंने कैसे डायमेंशन लिखनी है, ये साथ फर्क इसलिए किया गया है, जी का फार्मूला लिख दिया। और अब f की जगह पर आप लिख ले एम ए। एफ इक्वल एम ए होता है मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर ओवर m1 m2। अच्छा अब m की डायमेंशन, m का यूनिट लिख ले किलोग्राम, a का यूनिट लिख ले मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस का सॉरी r है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो r स्क्वायर और उसका यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर ओवर m1 और m2 दोनों का यूनिट किलोग्राम होना था, तो ओवर में आ गया किलोग्राम स्क्वायर। तो जब आप बेस यूनिट्स लिख लेते हैं उसके बाद डायमेंशन लिखने के लिए मैं एक हिंट आपको बता रहा हूं कि जब आपने यूनिट लिख लिया है बेस यूनिट की फॉर्म में तो फिर इसका रिवर्स स्टेप करेंगे, वो क्वांटिटीज आप लिख लेंगे जिन क्वांटिटीज के ये यूनिट्स हैं, उन क्वांटिटीज की डायमेंशन लिख देंगे जिनके ये यूनिट्स लिखे गए हैं। देखिए सबसे पहले किलोग्राम है, किलोग्राम किस क्वांटिटी का यूनिट होता है, मैस का यूनिट है, तो मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, और इसके साथ लिखा गया है मीटर। मीटर किस क्वांटिटी का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ की डायमेंशन आ गई एल। और सेकंड स्क्वायर सेकंड टाइम का यूनिट है, टाइम की डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल टी एस पावर -2, और डायमेंशन में आ जाएगा टी पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर। ये एम जो है ये मीटर के लिए लिखा गया है तो मीटर स्क्वायर है, और इसकी डायमेंशन आ जाएगी एल स्क्वायर ओवर किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम होता है यूनिट ऑफ मैस। तो अब इस यूनिट की बजाय उस क्वांटिटी की डायमेंशन लिख लें जिस क्वांटिटी का यूनिट किलोग्राम है, तो ओवर में फिर आ जाएगा
एम स्क्वेयर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम जो है वो मैस का यूनिट है, तो मैस की डायमेंशन होती है एम इंटू एम। इसके बाद फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें जी, अब इस स्टेप में डायमेंशन आ गई हैं एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वेयर ओवर एम स्क्वेयर। ये एम की पावर 2 ओवर में है, ऊपर जाके ये पावर, ऊपर पावर एम की पावर है 1, नीचे पावर है प्लस 2। ये पावर 2 जो ऊपर जाके जब माइनस होगी तो एम पावर आ जाएगा -1, और एल स्क्वेयर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एल क्यूब टी -2। तो ये आ गई हैं डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम एल स्क्वेयर टी -2। और जब आपने डायमेंशन लिख ली हैं तो इसके बाद यूनिट बड़ा इजी हो जाएगा। यूनिट आप बेस यूनिट की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये डायमेंशन से आ जाएगा पर किलोग्राम, मीटर क्यूब, पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आपने यहां पर जो जी का फार्मूला बनाया था एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2, यहां से इसका यूनिट लिख सकते हैं। एफ का यूनिट होता है न्यूटन और आर स्क्वायर, आर का यूनिट होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ओवर में m1 m2 है तो इसका यूनिट बन जाएगा पर किलोग्राम स्क्वायर। इस तरह फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। या अगर यही यूनिट आप बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो डायमेंशन से लिखा जाता है। ये लास्ट स्टेप में आपने डायमेंशन लिख ली है। अब इसका रिवर्स काम कर लें कि डायमेंशन यहाँ पर लिखी गई हैं, आप वो यूनिट्स लिख लें जिन क्वांटिटीज की ये डायमेंशन है। तो पर m पावर -1 का मतलब है पर किलोग्राम, एल क्यूब मतलब मीटर क्यूब, और टी जो है वो टाइम के लिए लिखी गई थी डायमेंशन, तो इसके यूनिट होता है सेकंड, तो s पावर -2 आ जाएगा, तो पर किलोग्राम मीटर क्यूब s पावर -2 ये इसका यूनिट बन जाएगा। वन पॉइंट 7 है, शो दैट एक्सप्रेशन VF इक्वल्स VI प्लस AT इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर VI इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स 0, A is the acceleration and VF is the velocity at time t। तो ये वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन है, हमें मालूम है कि ज़ाहिर ये करेक्टली लिखी हुई है, लेकिन डायमेंशनल लेंसेज से हम किसी भी क्वेश्चन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये होगा कि आप लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन फाइंड कर लें। अगर बोथ साइड की डायमेंशन सेम आ जाती हैं तो देन दैट क्वेश्चन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। ये प्रोसीजर हम यहां पर करेंगे। गिवन क्वेश्चन है VF इक्वल्स टू VI प्लस AT, और हमने चेक करनी है करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चन। तो VF इक्वल्स टू VI प्लस AT। अब बोथ साइड की डायमेंशन ले लें। देखो VF एक वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये देखें कैसे डायमेंशन बनाई जाती है, ये मैंने ये भी स्टेप साइड पर लिख दिए। यूनिट ऑफ वेलोसिटी लिख लें, मीटर पर सेकंड होता है। जब आपने यूनिट्स लिखनी है तब डायमेंशन लिखनी आसान है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी को आ जाएगा, देखिए मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। जब यूनिट लिखा गया है तो उसका रिवर्स करते हुए वो क्वांटिटी की डायमेंशन लिखते हैं जिनके यूनिट मीटर और सेकंड है। तो मीटर होती है लेंथ के लिए डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल L, और सेकंड ये टाइम का यूनिट है, टाइम की डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल T। तो इस तरह वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई है LT-1। तो इसमें ये कंसीडर नहीं होता कि ये इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, हर वेलोसिटी का यूनिट और डायमेंशन सेम ही होनी थी। तो लेफ्ट साइड में VF के लिए डायमेंशन आ गई हैं LT-1, और राइट साइड में VI की डायमेंशन भी LT-1 होगा। और उसके बाद है AT। देखो A एक्सेलरेशन है जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीपल टाइम है जिसका यूनिट भी सेकंड होना था। इस तरह AT का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन आ जाएगी फिर LT-1। तो ये हमने एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखी है LT-2, और साथ T की डायमेंशन है कैपिटल T। तो इस तरह सिंप्लीफाई होने के बाद
ए टी वाली टर्म की डायमेंशन भी बन गई हैं LT-1। अब चूंकि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जिसमें क्वांटिटी कंसीडर नहीं होती। अब राइट साइड में देखें, बज़ाहिर तो क्वांटिटी ये 2 आ रही है, अगर हम यहाँ पर 2 लिख भी दें तो हमें सिर्फ और सिर्फ गर्ज इस चीज से होगी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन इक्वल आनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन LT-1 है, राइट साइड की डायमेंशन भी LT-1 है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड equals to dimensions of right hand side. So therefore given equation is dimensionally correct. Next period numerical number है 1.8. Speed v of the sound waves through a medium may be assumed to depend on density rho medium of the medium और B part में modulus of elasticity E which a ratio of stress to strain deduced by method of dimension formula for the speed of sound. तो ये डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड यूज है। डायमेंशन एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। नंबर 1 होता है टू चेक दी होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, या आप इसको यूं समझ लें टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। और डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड यूज होता है टू फाइंड द पॉसिबल फार्मूला। तो ये अब सेकंड यूज यहाँ पर किया जाएगा, फार्मूला हम डिराइव करेंगे। उसके लिए हमें डाटा दिया गया है कि स्पीड ऑफ साउंड v है और इलास्टिक मॉडुलस E, डेंसिटी ऑफ मीडियम रो हमने फाइंड करना है, फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ए, यानी डेंसिटी की क्या पावर आनी है फिल वक्त हमें नहीं मालूम। तो हमने इसको सपोज कर लिया है कि v प्रोपोर्शनल टू रो पावर ए। हमें ये हिंट तो जरूर दिया गया था कि स्पीड जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन डेंसिटी की किस पावर पर डिपेंड करेगी ये हमारे लिए फिलहाल अननोन है। तो हमने उसकी पावर को फिल वक्त सपोज कर लिया है कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रो पावर ए। फिर डेंसिटी डिपेंड करती है इलास्टिक मॉडुलस पर। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि स्पीड प्रोपोर्शनल है इलास्टिक मॉडुलस के। हम इसको सपोज कर रहे हैं कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू ई पावर बी। इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को अगर कंबाइन करें तो v प्रोपोर्शनल आ जाएगा रो ए ई पावर बी, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाने के बाद इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल्स टू कांस्टेंट रो ए ई बी। अब देखिए कि यहाँ पर ये इक्वेशन तो हमने लिख ली है कांस्टेंट लगाकर। इसमें अगर हम रो की पावर जो a है और e की पावर जो b है वो a और b अगर फाइंड कर लेते हैं, वो वाली वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे फिर ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये फार्मूला बन जाएगा। उसके लिए टेक्निक ये है कि अब आपने बोथ साइड्स की डायमेंशन लेनी होंगी, लेफ्ट और राइट साइड की। तो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है स्पीड, स्पीड की डायमेंशन होती हैं LT-1, और राइट साइड में डेंसिटी, डेंसिटी कुछ होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए इसकी डायमेंशन आ जाएंगी ml पावर -3, फिर होल पावर a है। लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये बेसिकली दिया हुआ था कि ये रेशियो है स्ट्रेस, ये जो इलास्टिक मॉडुलस है सॉरी, इसके लिए उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशियो का नाम है। तो हम इसको लिख लेते हैं इलास्टिक मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल्टा L ओवर L। तो इसके बाद फिर इलास्टिक मॉडुलस के लिए फार्मूला बन जाएगा FL ओवर A डेल्टा L। और अब इसके डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ E को आ जाएगा डायमेंशन ऑफ FL ओवर A डेल्टा L। तो अब F की डायमेंशन होती हैं MLT-2 और लेंथ की डायमेंशन L होंगी।
एरिया के डायमेंशन एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, डायमेंशन आ जाएगी एल स्क्वायर, और डेल्टा एल की डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल एल। तो ये हमने यहाँ पर डायमेंशन लिख दी है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये m आगे और l और ये l आप कैंसिल कर लें, और फिर ये एक l की पावर 1 है, ओवर में l पावर है 2, ये 2 पावर ऊपर जाके 1 पावर में से माइनस होगी, तो l पावर आ जाएगा -1, और t पावर है -2 और होल की पावर है b। इसके बाद l t -1 फिर इक्वल आ गया, ये अब ब्रैकेट में था m l पावर -3 होल पावर a, दोनों की सेपरेट पावर कर लें आप। m पावर a आ जाएगा इनटू आ जाएगा l पावर -3a। इसी तरह m पावर b l पावर आ जाएगा -b और t पावर हो जाएगी -2b। फाइनली फिर ये इक्वेशन आ गई है जिसमें हमने पावर्स को कंबाइन किया है। l t पावर -1 इक्वल टू है m पावर हो जाएगा a प्लस b, m की एक पावर a है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में m पावर b है, तो ये m पावर आ जाएगी a प्लस b। l पावर आ जाएगा -3a और -b, और t की पावर आ जाएगी -2b। अब a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने बोथ साइड की जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे पावर्स ऑफ t। तो देखें लेफ्ट साइड में t की पावर है -1 और राइट साइड में t की पावर है -2b। तो जब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे तो फिर -1 इक्वल टू आ जाएगा -2b, और पावर ऑफ m अगर कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में m पावर है 0 क्योंकि m वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है, और राइट साइड में m पावर है a प्लस b, तो फिर 0 इक्वल टू आ गया a प्लस b। और अब ये फर्स्ट पार्ट से देखिए -1 और इक्वल टू है -2b, -1 कैंसिल हुआ, 1 इक्वल टू b आ गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और फिर ये सेकंड जो a प्लस b को 0 है, तो 0 इक्वल फिर आ जाएगा a प्लस b, जो था b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1/2 है, तो फिर आ जाएगा 0 इक्वल टू a प्लस 1/2। ये 1/2 को अगर दूसरी तरफ लेकर जाएं तो a इक्वल आ जाएगा -1/2। अब a और b की वैल्यूज फाइंड हो चुकी है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन क्वेश्चन 1, तो फिर स्पीड के लिए फार्मूला बन जाएगा कांस्टेंट रो पावर -1/2 इंटू e पावर आ जाएगा 1/2, और अगर आप रो की ओवर में ले आए तो ओवर में इसकी पावर जो -1/2 है ओवर में आके पावर हो जाएगी +1/2, और इसको फिर e की पावर 1/2 है, ओवर में रो पावर 1/2 है, इसको हम स्क्वायर रूट के साइन के साथ यानी रेडिकल साइन के साथ लिख सकते हैं। तो तब v के लिए फार्मूला बन गया कांस्टेंट स्क्वायर रूट e ओवर रो। वन 1.9 है, शो दैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। सब जानते हैं इक्वेशन ये करेक्ट होती है, लेकिन इसको थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस हम चेक करेंगे कि इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। इसके लिए टेक इन डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। अब E जो है एनर्जी, इसकी डायमेंशन होती हैं ml²t-2, और राइट साइड में m है, इसकी डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल M, और c बच्चों c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और किसी भी स्पीड की यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, उसकी डायमेंशन आ जाएंगी LT-1, और उसका फिर स्क्वायर है तो LT-1 का फिर हो गया स्क्वायर, तो ml²t-2 इक्वल आ जाएगा ml²t-2। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड।
तो देयरफॉर हम इसकी कंक्लूजन निकाल देंगे, कंक्लूजन लिखेंगे देयरफॉर गिवन क्वेश्चन इज डायमेंशनली करेक्ट। So therefore given question is dimensionally correct। ये इसका रिजल्ट आ गया, वेरीफाई हो गया। Tenth numerical है, suppose we are told that acceleration of particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to some power of r, say r power n, and some power of v, say v power m। Determine the powers of r and v। तो गिवन था कि एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू r पावर n और फिर एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v पावर m। इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन कर लें तो एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल आ जाएगा r पावर n v पावर m, और इसको अगर फार्मूले की फॉर्म में लिखें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ तो देन एक्सेलेरेशन फिर इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट इनटू r पावर n v पावर m। फर्दर m और r n और m की वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में डायमेंशन ऑफ एक्सेलेरेशन इक्वल टू आ जाएंगी राइट साइड में डायमेंशन ऑफ r पावर n इनटू डायमेंशन ऑफ v पावर m। जिस तरह आपको मालूम है कि एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी डायमेंशन आ जाएंगी LT-2। देखिए मीटर लेंथ का यूनिट है, लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल L। सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है तो टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T। तो फिर डायमेंशन ऑफ एक्सेलेरेशन आ जाएगी LT-2 और राइट साइड में R एक लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल L और V स्पीड की डायमेंशन होती है LT-1 क्योंकि स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट आ गया और इस यूनिट से डायमेंशन निकलने के लिए आपने इसका रिवर्स काम करना है। मीटर किस क्वांटिटी का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L आ गई और सेकेंड टाइम का यूनिट है, इसकी डायमेंशन आ गई कैपिटल T। फिर डायमेंशन और स्पीड आ जाएंगी LT-1 और इसकी पावर ऊपर है m। इसको सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट साइड में डायमेंशन ऑफ L इनटू आ जाएगा डायमेंशन ऑफ T पावर -2 L इंटू T पावर -2 और राइट साइड में L की पावर हो जाएगी n प्लस m क्योंकि यहाँ पर L की पावर n है और ये सेकंड ब्रैकेट में L पावर मान जाएगी m। तो मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस के साथ जो पावर है वो ऐड हो जाती हैं। L पावर आ गया n प्लस m और T पावर आ जाएगा -m। इसके बाद कंपेयरिंग दी पावर्स ऑन बोथ साइड, सबसे पहले कंपेयर करेंगे पावर ऑफ T। आप देखिए कि लेफ्ट साइड में T की पावर है -2 और राइट साइड में T की पावर है -m। जब हम पावर को कंपेयर करेंगे तो फिर -2 इक्वल आ गया -m या आप लिख लें -m इक्वल टू -2, माइनस साइन कैंसिल कर लें तो m की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2। और अब कंपेयर करेंगे पावर्स ऑफ L, तो लेफ्ट साइड में L पावर 1 है, राइट साइड में L पावर है n प्लस m, तो 1 इक्वल आ जाएगा n प्लस m। अब इसमें m की वैल्यू पुट कर दें, m की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो 1 फिर इक्वल आ गया n प्लस 2, इस 2 को लेफ्ट साइड में लाए माइनस हो जाएगा तो 1 -2 होना था -1। तो इस तरह -1 इक्वल आ जाएगा n के, या आप इसको लिख ले n इक्वल टू -1। इस तरह दो अननोन m और n की वैल्यूज हमने फाइंड की थी, वो वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं।
तो एन और एम की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ये लास्ट न्यूमेरिकल था, इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपकी कामयाबी के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।